जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आरएस क्लासेस में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर और विषय वस्तु की चर्चा करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है नाजीवाद और हिटलर, जो क्लास 9th के इतिहास के चैप्टर 3 का एक महत्वपूर्ण वीडियो है, जहां पे हम लगभग 40 प्रश्नों के उत्तर की श्रृंखलाओं को हम देखेंगे। उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगेगा और जब आपका सेशन कंप्लीट हो जाए तो हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति 35 का, कोई 40 का, कोई 38 का उत्तर हमें कमेंट करेंगे, जिससे आपको लगेगा कि वीडियो के अंत तक आप जुड़े हुए हैं, अर्थात हमारी बातें आपको पसंद आ रही हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे हिटलर के बारे में कि हिटलर जो है वो जर्मनी का चांसलर था और उसे एक प्रकार से हम तानाशाह कर सकते हैं। लेकिन क्या पता है ऐसी बातें जो आपको पुस्तकों में कभी बताई नहीं गई है? क्या पता है कि हिटलर को मीठा बहुत पसंद था, अर्थात वह एक बार में 1 केजी चॉकलेट खा सकता था या खाता था। दूसरा बात जो हम बताएंगे इसके फैक्ट के बारे में कि जो पूरी दुनिया को डराने वाला इंसान, धमकाने वाला इंसान बिल्ली से डरता था, बिल्ली से डरता था। तीसरा जो फैक्ट है कि वह क्रूर था, तानाशाह था, लेकिन शुद्ध शाकाहारी भी था, अर्थात वह जानवरों के प्रति उनकी रक्षा के लिए कड़े कानून भी बनाया हुआ था। लेकिन क्या हम ये पढ़ने वाले हैं? तो हम बोलेंगे जी नहीं, हम ये पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि जिसे चॉकलेट पसंद था, जिसे बिल्ली से डर लग रहा था, जो जानवरों के लिए कानून बना रहा था, वो इतने सारे लोगों को मार कैसे सकता है? क्या कारण रहा होगा कि उसने इस प्रकार के रुख को अपनाया? तो बता दूं दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के मध्य चला था, इस विश्व युद्ध को चांसलर या हम बोल सकते हैं हिटलर, जिसे हम कहते हैं क्या, इसने अपनी आंखों से इस युद्ध को देखा था, लेकिन इंतजार था उसे अपने आने वाले वक्त के बाद 1939 से 1945 के बीच, जिसे हम कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, अर्थात उसे दुनिया ने तब जाना जब इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में तहलका मचा दिया और लगभग लाखों लोगों को मारने का काम किया। अब पूरी तरीके से अगर आप हिटलर के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हमारी क्लास में इन सभी चीजों को और आसानी से बताया जा सकता है, क्योंकि हिटलर के बारे में जब पढ़ना शुरू करेंगे तो 7 क्लास 10 क्लास लगभग 1 घंटे का क्लास बनता है, जहां पे अगर हम बोल भी सके कि वीडियो के माध्यम से अगर बनाएंगे तो इस चैप्टर का लगभग 3 घंटे का वीडियो बनेगा दोस्तों। तो क्या लगता है आप 3 घंटा हमारी इस वीडियो को देखने वाले हैं? नहीं। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यू सीरीज, अर्थात जैक बोर्ड के लिए, है ना, VBI सीरीज, जो कि आप इसे देखेंगे भी और इसे जानेंगे भी और आप अपने एग्जाम की दृष्टि से महसूस भी करेंगे कि कितना जरूरी था। पहला सवाल है हमारा, जर्मनी की संसद को क्या कहा जाता था? तो जर्मनी की संसद को रेस्टाग कहा जाता था, है ना दोस्तों? क्या कहा जाता था? रेस्टाग। अगला सवाल है, अब देखिए क्या बोला इसका, जो थोड़ा सा हम प्रयास किए कि थ्योरी के माध्यम से कुछ समझाएं। बोला क्या कि वीमर गणराज्य के संविधान के तहत जर्मन संसद को रेस्टाग कहा जाता था। इसके सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता था, अर्थात अभी जो है 18 वर्ष का वयस्क मताधिकार है, इस आधार पर इसका भी चुनाव होता था। अगला सवाल है, नाजी पार्टी के नेता कौन थे? तो नाजी पार्टी के नेता हिटलर थे। अब इसकी थ्योरी को भी देख लीजिएगा कि एडोल्फ हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे शॉर्ट में क्या कहा, नाजी पार्टी, है ना, के नेता थे। उन्होंने इस पार्टी को जर्मनी का सबसे बड़ा पार्टी बनाया और उन्होंने 1933 में क्या बन गए? जर्मनी के चांसलर बन गए। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो हिटलर की आत्मकथा का नाम है मीन काम्फ। मीन
काम्प, अर्थात मीन काम्प मेरा संघर्ष, इसका जो हिंदी स्वरूप होगा, हिंदी जो होगा इसका मीन काम्प का, इसका अर्थ होगा मेरा संघर्ष। हिटलर ने 1924 से 25 में लेंसबर्ग जेल में लिखी थी। इसमें उन्होंने अपने राजनीतिक विचार, यहूदी विरोध भावना और भविष्य की योजनाओं के बारे में लिखा था हिटलर ने। अगला सवाल है, किस संधि ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को अपमानित किया और हिटलर के उदय में योगदान दिया था? तो ऐसा क्या कारण था कि जर्मनी को विश्व के संदर्भ में किस प्रकार से सामना करना पड़ा था? तो जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का कारण माना गया, जहां पे जर्मनी के कई सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया और जर्मनी पर कई लाख या कई दिनों तक उस पर कर्ज थोप दिया गया, जिसके चलते जर्मनी के लोगों को अपमान सहना पड़ा और हिटलर को भी अपमानित होना पड़ा। अर्थात हम इस वीडियो के माध्यम से कहें कि अगर आप गुनहगार को गुनहगार कहते हैं तो उसे बहुत ही तकलीफ होता है। अर्थात इसीलिए हिटलर का उदय का कारण माना, क्योंकि जर्मनी को अपमानित किया गया। जर्मनी को अपमानित क्या किया गया? उसको हकीकत बता दिया गया, भैया तुम्हारे कारण से इतनी सारी संपत्ति और इतने सारे लोग मारे गए थे। और उस संधि का नाम था वर्साय की संधि के तहत तो जर्मनी को अपमानित किया गया और इस पर कई सारे गुना टैक्स थोप दिया गया उस खर्च को मेंटेन करने के लिए। वर्साय की संधि 1919 में जर्मनी पर युद्ध का दोष, भारी क्षतिपूर्ति का नुकसान थोपा गया। इससे जर्मनी में अपमान व आक्रोश पैदा हुआ, जिसका हिटलर ने राजनीतिक लाभ उठाया और लोगों के बीच में एक प्रवक्ता के तौर पर बोलते हुए लोगों को अपनी ओर खींचा। हिटलर चांसलर कब बना? तो 1933 में बना। किस कारण बना? वह राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया और यह नाजी शासन की शुरुआत मानी गई यहीं से 1933 से। हिटलर ने जर्मनी को किस वर्ष राष्ट्र संघ से अलग कर दिया? अर्थात हम बोल सकते हैं कि 1933 में ही जब वह चांसलर बनता है तो क्या करता है कि हिटलर ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद 1933 में जर्मनी को राष्ट्र संघ से अलग कर लिया, जो उनकी आक्रामक विदेश नीति का पहला कदम था। अर्थात दुनिया को यह बताना चाह रहा था कि हम सबसे अलग हैं और जिसको जो करना है वो करके दिखा, हम आप लोगों के साथ नहीं हैं। किस अधिनियम ने जर्मनी में तानाशाही स्थापित की थी? तो वह था सक्षमीकरण अधिनियम, है ना। अर्थात 3 मार्च 1933 को पारित सक्षमीकरण अधिनियम ने हिटलर को संसद की सहमति के बिना कानून बनाने का अधिकार दिया, जिससे तानाशाही स्थापित हो गई। अब तानाशाह हम कहते क्यों हैं? तानाशाह का मतलब ये होता है कि उसके द्वारा बोला गया बात, उसके द्वारा बताया गया कानून ही वहां का कानून हो जाता है। अर्थात उसके द्वारा लिखित संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसी नियम कानून को या उसी प्रकार के नियम कानून को चलाने वाले व्यक्ति को ही क्या कहा जाता है? तानाशाह कहा जाता है। नाजी पार्टी की अर्ध सैनिक शाखा का नाम क्या था? तो उसका नाम था SA, अर्थात स्टुर्मबटेल्लुइन, है ना, स्टुर्मा बटेल्लुइन। अब जो इसका उच्चारण होगा थोड़ा सा कर लीजिएगा। बोला क्या? स्टुर्मा बटेल्लुइन या ब्राउन शर्ट्स नाजी पार्टी की अर्ध सैनिक शाखा थी, जिसने हिटलर को सत्ता में संघर्ष करने की भूमिका, अर्थात संघर्ष करने की क्षमता उसके द्वारा आया। नाजियों ने जर्मनी की समस्याओं के लिए किस राजनीतिक दल को दोषी ठहराया? तो कम्युनिस्टों को। नाजियों ने जर्मनी की समस्याओं के लिए कम्युनिस्टों को सबसे बड़ा दोषी ठहराया। हिटलर ने क्या लिखा है कि हिटलर ने कम्युनिस्टों को जर्मनी की समस्याओं का कारण बताया और उन्हें नवंबर अपराधी करार दिया। कौन सा अपराधी? नवंबर महीना वाला, है ना, नवंबर अपराधी का नाम उसको दे दिया। नाजियों ने किस समूह को सताया और हीन समझा? तो एक ही यहाँ पे सवाल है, यहूदी धर्म को, है ना। यहूदियों को उन्होंने हीन समझा, नीच समझा और उसी ही सबसे ज्यादा तकलीफ दिया, उसे ही सबसे ज्यादा तड़पाया। वह नाजी विचारधारा यहूदियों को हीन, जर्मन समाज के लिए खतरा, और हिटलर ने उन्हें क्या किया? रूढ़िबद्ध तरीके से उसे समाप्त कर दिया। अर्थात बहुत सारे लोगों को हिटलर ने मार दिया था।
1938 में किस घटना ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया में यहूदियों पर हिंसक हमले को चिन्हित किया गया था? तो क्रिस्टलनाक्ट है ना, क्रिस्टलनाक्ट यहूदियों पर हिंसक मामले को चिन्हित किया था। अर्थात देखेंगे क्या कि टूटे कांच की रात जो कि 9 से 10 नवंबर 1938 को नाजियों ने यहूदियों के घरों, दुकानों और आराधनालयों को तोड़ा फोड़ा, या नाजी यहूदी विरोधी नीति का एकमात्र महत्वपूर्ण मोड़ था। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाजियों के द्वारा यहूदियों पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया गया। हिटलर ने 1939 में किस देश पर आक्रमण किया जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई? तो वह था पोलैंड, है ना। पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद यह द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत का कारण माना गया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण और द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। वीमर गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें हिटलर ने चांसलर के रूप में प्रतिस्थापित किया? तो वह था पॉल वॉन हिंडनबर्ग। ये सवाल उसके ऊपर में भी था, पॉल वॉन हिंडनबर्ग था। बोला क्या, हिंडनबर्ग 1925 से 1934 तक जर्मनी के राष्ट्रपति थे। उनकी मृत्यु 1934 के बाद हिटलर ने राष्ट्रपति व चांसलर पद को क्या कहा, पद मिलाकर एक शब्द दिया, फ्यूहरर, है ना, फ्यूहरर बन गए। नाजी विचारधारा के अनुसार किन लोगों को वांछनीय माना जाता था? तो शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्य को यहाँ पर नाजी विचारधारा के समान माना गया। बोला क्या, नाजियों का मानना था कि केवल शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्य ही वांछनीय है। उन्होंने जातीय शुद्धता के आधार पर आर्य राष्ट्र की अवधारणा को बढ़ावा दिया। हमारा अगला सवाल है, नाजीवाद में हिटलर ने यहूदियों से किस वर्ष जर्मन नागरिकता छीन ली? अर्थात वहां से उन्हें भगाने पर कब बाध्य कर दिया? 1935 को ही हिटलर ने यहूदियों की मान्यता वहां से खत्म कर दी। जिसके बाद जो यहूदी थे, कुछ यहूदी अमेरिका की ओर गए और कुछ यहूदी जो थे वो फिलिस्तीन की ओर गए, जहां पे एक देश है जिसका नाम है इजराइल, है ना। इजराइल में जो लोग हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? यहूदी। वर्तमान में जो यहूदी है कहां पे है? इजराइल में। 1935 के यूरेमबर्ग कानून ने यहूदियों से जर्मन नागरिकता छीन ली। इस कानून ने यहूदियों और जर्मन के बीच विवाह को भी प्रतिबंधित कर दिया। अर्थात इन दोनों के, इस समाज में दोनों के बीच विवाह नहीं हो सकता था। फाइल सॉल्यूशन क्या था? तो फाइल सॉल्यूशन यहूदियों का सामूहिक विनाश था। अर्थात फाइल सॉल्यूशन नाजियों की योजना थी जिसमें सभी यहूदियों को व्यवस्थित रूप से समाप्त करने का प्रावधान था, और यह नरसंहार का आधार बना, जिसे कहा जाता क्या है? ब्लैक हॉल। इसी हिंदी क्या कहते हैं? काल कोठरी की घटना। वीमर संविधान ने किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार निलंबित करने व अध्यादेश द्वारा शासन करने की शक्ति दी थी? तो अनुच्छेद 48 है ना, अनुच्छेद 48। बोला वीमर संविधान का अनुच्छेद 48 राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान करता था। हिटलर ने रेहस्टाग आग के बाद इसका दुरुपयोग करके नागरिक अधिकार निलंबित कर दिया था। 1923 में जर्मनी में आर्थिक संकट किस नाम से जाना गया? तो बोला क्या? अति मुद्रास्फीति। मुद्रा का गिरना, मुद्रास्फीति, मुद्रा का ऊपर होना अलग बात है, मुद्रा का गिरना क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? यति मुद्रास्फीति, अर्थात बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मुद्रा का गिरावट आ चुका था। बोला 1930 में क्षतिपूर्ति ना देने पर, किससे नहीं देने पर? जब वर्साई की संधि हुई थी तो वहां पर जो क्षतिपूर्ति की बात कही गई थी, जो जुर्माना थोपा गया था, उसकी पूर्ति न करने पर जर्मनी ने अत्यधिक मुद्रा छापी,
जिससे मार्ग का मूल्य गिरा और अति मुद्रास्फीति हुई। अर्थात हम ये कह नहीं सकते हैं कि ज्यादा मुद्रा अर्थात ज्यादा पैसा छापने पर आप गरीबी दूर कर सकते हैं। सीधा अर्थ है कि अगर आप ज्यादा पैसा छापते हैं तो गरीबी बढ़ाई जा सकती है। अर्थात हम बोलते हैं इसका सीधा सा अर्थ है कि क्या एक व्यक्ति किसान है, उसको अगर आप 20 लाख देंगे या उसके पास 20 लाख रुपया रहेगा, वो कृषि करना बंद कर देगा। अगर किसी होटल वाले के पास इतना अमाउंट है तो क्या करेगा, आपको समोसा देना बंद कर देगा। क्योंकि खोला ही क्यों है इन चीजों को। जितने भी लोग हैं, जो आपको दुकानें दिख रही, मोबाइल दुकान दिख रहा है या कुछ भी दिख रहा है, वो बैठे ही किस लिए हैं, मुद्रा के लिए। और मुद्रा अगर आसानी से मिल जाएगा तो क्या लग रहा है, वो बैठेगा नहीं बैठेगा। बराबर डावेस योजना क्या थी, तो डावेस योजना जर्मनी पर क्षतिपूर्ति की शर्तों को आसान बनाने वाली योजना को क्या कहा गया था, डावेस योजना कहा गया। 1924 की डावेस योजना ने जर्मनी की क्षतिपूर्ति की शर्तों को आसान बनाया और अमेरिकी ऋण प्रदान किए, जिससे अर्थव्यवस्था अस्थायी रूप से अस्थिर हो गई। मतलब हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था उनकी लगभग से रुक गई, क्योंकि आप बहुत बड़े अमाउंट को क्या कर रहे हैं, केवल कर्ज के तौर पर अदा कर रहे हैं। अगर आपके मंथली इनकम अगर 15,000 है और आपको कर्ज केवल 12,000 देना पड़े तो आप 3,000 में क्या ही कर लीजिएगा। यह कह सकते हैं, यह सिद्ध करता है कि आप कमा तो अच्छा रहे हैं लेकिन आपके पास कुछ बच नहीं रहा है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से इसके बारे में यह समझाता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, तो मई 1945 में, जब नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया गया, उसके बाद इसे समाप्त कर दिया गया। बहरहाल द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप में 8 मई 1945 को है ना समाप्त हुआ, जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था। तो क्या बोला कि मालिक गलती हो गया, हार मान लेते हैं, अब हमें माफ कीजिए। जापान ने अगस्त 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि शुरुआत जिसने किया था, जो खर्ची कर रहा था यहाँ पे जर्मनी, उसी ने क्या कर लिया, अपने आप को सरेंडर मार दिया और जापान को धर के कूट दिया था, है ना। लिटिल बर्ड फैटमैन नामक परमाणु बम जब गिराया गया 3 दिनों के अंतराल में, पहला जो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 और जो दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त 1945। इसका नाम क्या था, फैटमैन। जो 6 अगस्त को गिराया गया था फैटमैन, और ये जो 9 अगस्त को गिराया गया था इसका नाम था लिटिल बॉय। जो कि सबसे खतरनाक क्या था, लिटिल बॉय। क्या कहता है इसके बारे में कि देखन में छोटा न लागे, घाव करे गंभीर। भले ही बम का नाम था लिटिल बॉय, लेकिन सबसे खतरनाक क्या था, यही था। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया या प्रेरित किया, तो जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर परमाणु क्या बोलते हैं, पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। जो अमेरिका था इस युद्ध में एकदम शांत था, लेकिन अगर आपको कोई मच्छर काटे तो आपको खुजलाना पड़ेगा। अर्थात अगर किसी भी देश को आप अगर उसको उकसाइएगा तो शांत बैठने वाला नहीं था। तो जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, तब अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी भूमिका निभाई और उसने द्वितीय विश्व युद्ध में अपना हिस्सा ले लिया। नाजी जर्मनी में गुप्त पुलिस को क्या कहा जाता था, तो नाजी जर्मनी में गुप्त पुलिस को गेस्टापो कहा जाता था। और गेस्टापो अर्थात गेहेम स्टेट्स पोलिजेई नाजी जर्मनी की गुप्त राज्य पुलिस थी। यह एसएस के अधीन थी और राजनीतिक विरोधियों को दबाने, यहूदियों को सताने के लिए बहुत ही काफी थी, है ना। ये यहूदियों के लिए बनाया गया था, उसको तड़पाने के खिलाने के लिए। बोला त्रिपक्षीय संधि किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुई थी, जर्मनी, इटली और जापान के बीच में त्रिपक्षीय संधि की गई थी। अर्थात कि अगर हम इस युद्ध में सब कोई जाने वाले हैं तो खाओ किरिया की साथ देगा, है ना। किरिया खाओ कि बदलेगा नहीं, किरिया खाओ कि मरते दम तक हम तीनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। किरिया खिया कर जिसको किया गया था उसी को कहा गया था त्रिपक्षीय संधि। सितंबर 1940 में जर्मनी, इटली और जापान के बीच त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर हुआ, जिससे धुरी राष्ट्रों के गठबंधन को औपचारिक रूप दिया गया। धुरी राष्ट्र कौन कौन, जर्मनी, इटली और जापान। जबकि यहाँ पे मित्र राष्ट्र कौन कौन था, मित्र राष्ट्र जो था आपका अमेरिका,
रूस, ब्रिटेन, ये सब क्या थे? मित्र राष्ट्र थे। और जो धुरी राष्ट्र में क्या था? इंग्लैंड, जर्मनी और जापान। नाजी युवा संगठन का नाम क्या था? तो नाजी युवा संगठन का नाम था हिटलर यूथ था। हमारा हिटलर यूथ नाजी पार्टी का युवा संगठन था। 14 से 18 वर्ष के लड़कों को इसमें शामिल किया जाता था, जहां युद्ध व यहूदी विचारधाराओं पर उसको कैसे लड़ना है, नहीं लड़ना है, उसको सिखाया जाता था। किस स्थान को नरसंहार का प्रतीक माना जाता है? तो ऑस्विट्ज है ना, ऑस्विट्ज को नरसंहार का प्रतीक माना जाता है। बोला क्या? ऑस्विट्ज बिरकेनी अर्थात पोलैंड है ना, पोलैंड सबसे बड़ा नाजी एकाग्रता और विनाश शिविर था, जहां लगभग 11 लाख लोग मारे गए और यह नरसंहार का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। अब समझिए कि हम बात कर रहे हैं 1939 के आसपास में लगभग 11 लाख लोग केवल पोलैंड से मारे गए। तो समझिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कितने करोड़ लोग मारे गए होंगे, अर्थात ये बहुत बड़ा नरसंहार था। नाजी जर्मनी में अवांछित लोगों को कहां भेजा जाता था? तो नाजी जर्मनी में अवांछित लोगों को सामान्य सरकार के पास भेजा जाता था। बोला नाजियों ने पोलैंड के उस हिस्से को सामान्य सरकार कहा जहां यहूदियों और अन्य वांछित लोगों को भेजा जाता था। हिटलर द्वारा जर्मनी के लिए चाहा गया रहने का स्थान क्या कहलाता था? वह कहलाता था लेवेंसराउन। लेवेंसराउन कहा जाता था। बोला क्या? लेवेंसराउन हिटलर की भू राजनीतिक अवधारणा थी। उनका मानना था कि जर्मनी के लिए पूर्वी यूरोप में नए क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है। देखिए मच्छर बहुत तबाह कर रहा, अर्थात आप ही नहीं, हमारे यहाँ का मच्छर भी जो है वो हमको गुरु मान लिया है, इसलिए वो हमारे पैरों पे लिपटा हुआ रहता है, अर्थात हमको हमेशा वो प्रणाम करते रहता है। अगला सवाल है, नाजी प्रचार मंत्री कौन थे? तो नाजी प्रचारक के मंत्री थे जोसेफ गोएबल्स, है ना, जोसेफ गोएबल्स थे, जिन्होंने नाजी जर्मनी के प्रचार मंत्री थे। उन्होंने हिटलर के व्यक्तित्व, पूजा को बढ़ावा देने और यहूदी विरोधी भावना फैलाने के लिए मीडिया का काम करता था, है ना। वीमर गणराज्य के समर्थकों को क्या कहा जाता था? तो नवंबर अपराधी। ये इसके ऊपर में पढ़े थे कि वीमर गणराज्य के समर्थकों को नवंबर अपराधी कहा जाता था। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहां स्थित है? तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका में स्थित है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। बोला कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1929 में इसके क्रैश ने महामंदी को जन्म दिया, जिसने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया। ये स्टॉक एक्सचेंज वगैरह क्या है? ये आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। जब इसको इकोनॉमिक्स के माध्यम से जब पढ़ा जाएगा तो आप इसे आसानी से समझ लेंगे। बराबर नाजी विचारधारा के अनुसार कौन सा क्षेत्र शुद्ध आर्यों का मूल निवास माना जाता है? तो स्कैंडिनेवियाई, है ना, स्कैंडिनेवियाई क्षेत्रों को ही क्या बोला जाता है? शुद्ध आर्यों का क्षेत्र माना जाता है। अब आप हमें इसका छोड़िए, आप ज्यादा डीप में नहीं जाइए। स्कैंडिनेवियाई देश में 3 देश आते हैं, है ना, 3 देश आते हैं। आप उसका नाम गूगल करके या किसी से पूछकर हमको कमेंट करके बताएंगे कि स्कैंडिनेवियाई देश में कौन कौन से देश आते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आप हमको यहां से भी बताइएगा। हमको लगा कि इसमें इस पर ध्यान नहीं दिए, इसलिए आपको यहाँ दिया हुआ क्या? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। तो भी लिख के कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके इस वीडियो में बने रहने का प्रतीक बताएगा हमको कि आप वीडियोस को अच्छे तरीके से और बारीकी से सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के एकीकरण को क्या कहा जाता है? तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के एकीकरण को आंशक्लस कहा जाता है। आंशक्लस मार्च 1938 में जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया का विलय था। वर्साई की संधि ने इसे प्रतिबंधित किया था, लेकिन हिटलर ने इसका उल्लंघन कर दिया, क्योंकि हिटलर अगर सब बातों को मान ही लेता तो हिटलर कैसे बनता? अर्थात हम उसको कह सकते बड़े ढीठ आदमी था वो, किसी का बात नहीं माना और जो भी किया अपने मन से किया और आजादी से किया। जर्मनी की
तीव्र सैन्य रणनीति को क्या कहा जाता था? तो ब्लिट्जक्रेग कहा जाता था। जर्मनी की तीव्र सैन्य रणनीति को ब्लिट्जक्रेग कहा जाता था, जिसमें टैंक, वायुसेना, पैदल सेना का साथ उपयोग किया जाता था। इसका उपयोग पोलैंड में आक्रमण करने के लिए किया गया था। पोलैंड व फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए किया गया था। अगला सवाल है, नाजी युद्ध अपराधियों के परीक्षण के लिए कौन सी अदालत स्थापित किया था? तो अंतरराष्ट्रीय सैन्य न्यायालय स्थापित किया हुआ था। नुरेमबर्ग ट्रिब्यूनल में कितने नाजियों को मृत्यु दंड दिया गया था? तो लगभग 11 नाजियों को मृत्यु दंड की सजा दी गई थी। बोला नुरेमबर्ग परीक्षणों में 22 प्रमुख नाजी अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें 11 को मृत्युदंड तथा 7 को कारावास और 3 को बरी कर दिया गया था। जंग फोक या जंग वोक नाजी जर्मन में क्या था? तो वह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नाजी युवा समूह जो बनाया था, अर्थात जो हिटलर अपनी नवयुवक सेना तैयार कर रही थी 14 साल, 18 साल, 22 साल को, उसी को यहाँ कहा गया जंग होक, जंग वोक या जंग फोक, है ना। और 10 से 14 वर्ष के लड़कों के लिए नाजी युवा संगठन ही क्या कहलाया? आपका जंग फोक कहलाया। बोला क्या कि सोवियत रेड आर्मी ने जर्मनी को किस स्थान पर करारी हार दी? तो स्टेलिनग्राद, है ना। सोवियत रेड आर्मी ने जर्मनी को स्टेलिनग्राद नामक करारी हार दिया था। हाँ, यहां तक। अगला सवाल है, हिटलर ने यहूदियों से घृणा किस आधार पर की थी? तो वह बोला क्या कि वैज्ञानिक जाति सिद्धांतों पर, वह अर्थात बोला क्या हिटलर की यहूदी विरोधी भावना छद्य वैज्ञानिक जाति सिद्धांतों पर आधारित थी। उनका मानना था कि समाधान धर्मांतरण से नहीं बल्कि पूर्ण उन्मूलन से हो सकता है, अर्थात धर्म को बदल लेने से आपका समाधान नहीं होता बल्कि उस पर कार्य करना पड़ता है, तभी वह जाकर समाधान क्लियर होता है। बोला जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कब कर दिया? तो जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण 22 जून 1941 को कर दिया था। हिटलर ने इसे क्या बोला था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बारबारोसा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी आपका प्रश्न होता है ना। VVI इसको बोलिए कि हिटलर ने 22 जून 1941 पर जो आक्रमण कर दिया था, है ना, सोवियत संघ पर, इसलिए उस युद्ध का नाम जो था, अर्थात उसका जो नाम रखा गया था वो ऑपरेशन बारबारोसा रखा गया था। नाजी जर्मनी में एसएस क्या था? तो एलाइट गार्ड था। बोला क्या? शुट्ज़स्टाफे क्या था, है ना। शुट्ज़ यहाँ पे एक एस हो गया और एक यहाँ एस हो गया, तो शुट्ज़स्टाफे क्या था? तो यहाँ पे क्या था? अभिजात रक्षक दल, है ना। एलाइट गार्ड के लिए एक बनाया गया संस्थान था, पर नाजी पार्टी का अभिजात रक्षक दल था। यह हिटलर के, यहाँ पे क्या होगा? हिमलर नहीं होगा, यहाँ पे हिटलर के नेतृत्व में था और नरसंहार, एकाग्रता, शिविरों के प्रबंधन व दमनकारी तंत्र के लिए जिम्मेदार होता था। अब जो इस चैप्टर से आपको याद रखने की बहुत कुछ जरूरत है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? महत्वपूर्ण तिथियां। हमने क्या किया? लगभग आपको 40 MCQs करवा दिया है और इस 40 MCQs के साथ हम प्रयास करेंगे कि आपका जो आने वाला समय में एग्जाम में ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यह जो टॉपिक है, अंतिम टॉपिक, यह ही बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बनेगा। 1918 वीमर गणराज्य की घोषणा। 1919 में क्या हुआ था? वर्साई की संधि, क्योंकि 1914 से 1918 तक क्या चला था? प्रथम विश्व युद्ध चला था, है ना, जहां पे जर्मनी की हार हुई और जर्मनी को बहुत कर्जा थोप दिया, लेकिन वो कर्जा किस संधि के तहत थोपा गया था? तो वर्साई की संधि के तहत। 1923 में अति मुद्रास्फीति, अभी आपको क्या पता है कि मुद्रा का गिरना मुद्रास्फीति कहलाता है, म्यूनिक पॉइंट्स, है ना। 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश, महामंदी की शुरुआत, अर्थात जो स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं वो किसी माध्यम से आप ट्वीट करेंगे, कमेंट करेंगे तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। 1933 हिटलर क्या बन गया? चांसलर बन गया। 1933 रेस्टाग अग्नि आदेश दिया, अर्थात इसी को क्या कहा जा सकता है?
ब्लैक होल की घटना, जहां पे यहूदियों को एक कमरे में बंद करके जहरीली गैस छोड़ दिया जाता था, जहां पे उस एक छोटे से कमरे में, अर्थात यह मेरा 10 बाय 10 का कमरा अगर है तो 20 से 25 लोगों को ठूस दिया जाता था और जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी, जहां पे लोग दम घुटने के कारण मर जाते थे। इसलिए वह जो रूम था वो अंधार था, इसलिए बोला गया ब्लैक हॉल, है ना, काल कोठरी की घटना। बड़ा क्या 1933 में सक्षमीकरण अधिनियम लाया गया, 1938 में नुरेमबर्ग कानून बना, 1938 में कृष्णारक्ष बना, 1939 में पोलैंड पर आक्रमण करके और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। 1940 में त्रिपक्षीय संधि किसके किसके बीच में हुई थी? जर्मनी, जापान और तीन देशों के बीच में क्या बना था? त्रिपक्षीय संधि बना था। तो दूसरे जर्मनी और जापान था, और तीसरा जो अचानक मेरे माइंड से इसका हट गया है, जर्मनी जापान, फ्रांस तो चल गया था, उसमें इटली, है ना, जर्मनी जापान और इटली। अगला पढ़ा कि 1941 में क्या हुआ था? सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया था, और 1945 में क्या हुआ? जर्मनी का आत्मसमर्पण हो गया और जापान को भी हार का सामना करना पड़ा, और दोनों ने क्या किया कि अमेरिका की बात को मानकर द्वितीय विश्व युद्ध को भी समाप्त कर दिया गया था। तो अब आप हमको बताएंगे कि आपको यह कैसा लगा। देखिए देखो 30 प्रश्न यहाँ है, और इस वीडियो को हमने बहुत बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद बनाया है। उम्मीद है कि टॉपिक समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि आप इसे अगर अच्छा खासा व्यूज देते हैं, अच्छा खासा इसमें रिस्पांस देते हैं, कमेंट करते हैं, तो शायद में इसके अगले चैप्टर की वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद भी अगर आप कहेंगे तो आपके ज्योग्राफी की वीडियो भी हम बनाएंगे क्लास 9th के लिए। अगर आपका रिस्पांस बढ़ता जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।